हेलो दोस्तों। मैथ्स बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से वेलकम है। और मेरा नाम रविंदर सिंह है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा वीडियो आप लोगों को मैं देने वाला हूं जो यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने इस तरीके का वीडियो बनाया होगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक ही वीडियो में सर्कल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो ज्योमेट्री होता है उस ज्योमेट्री के अंदर जो आपकी सर्कल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी अदर सोर्सेज की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सेशन को बनाने के लिए मैंने 8 से 9 बुक की हेल्प ली है। और उन सभी बुक्स में जो प्रॉपर्टीज आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर और फ्रिक्वेंटली जो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, उन सभी प्रॉपर्टीज को मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये जो पहल है वो आप लोगों को काफी पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो आप इसको जरूर अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपने जो है इस जर्नी के यानी स्ट्रगलिंग मोड पर हैं। आप उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी को इस क्लासेस का बेनिफिट मिल पाए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही ये है। ऐसा ही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए एक पहले बनाया था जिसमें मैंने ज्योमेट्री की सारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की थी। तो 2 पार्ट में इसलिए बनाया गया ताकि कंफर्टेबल तरीके से आप एक पार्ट में ट्रायंगल को कंप्लीट करें। और आज हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं सर्कल की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि इन सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके सामने है इन सभी को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये जो आप लोगों की क्लास रहेगी वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे माइंड में ये है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों को कुछ समय हो चुका है, तो सारी ही चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, क्योंकि ये वीडियो वन टाइम वीडियो है जो आपकी लाइफ में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइफ में आपको एक ही बार देखना होगा। बार बार आपको किसी भी अदर बुक्स के सोर्सेज की नीड नहीं पड़ेगी। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, 8 से लेकर 9 किताबों का कलेक्शन इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए या क्लासेस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रेगुलर एग्जाम की अपडेशन और मेरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरी एक गणित की किताब भी आती है, यानी मैथ्स की बुक आती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को अवेलेबल होती है ये। और ये बुक सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये कवर करती है। इसमें एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट है विद स्मार्ट सॉल्यूशन। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये बुक लेनी है, एक स्मार्ट बुक लेनी है जिसमें स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको बनाया गया है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे इस पे काम किया गया है, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस बुक को मंगवा सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल के ऊपर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सर सर्कल क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से क्लास की शुरुआत करूंगा आप लोगों के लिए। तो किसी भी सर्कल के अंदर जो उसका सेंटर होता है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन या तो हम इसको बोलते हैं सबसे बड़ी कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा, या बोलते हैं इसको डायमीटर। और एक ऐसी लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करता है लेकिन सेंटर से पास नहीं होता, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड यानी कि जीवा। तो आप देख पा रहे हैं ओ मैंने सर्कल का सेंटर माना है, ए बी डायमीटर। डायमीटर को हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं जी? व्यास। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों बताऊंगा आप लोगों को। रेडियस त्रिज्या होती है, कॉर्ड आपके पास सीडी है और कॉर्ड को बोलते हैं जी जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। छोटी मोटी मिस्टेक्स जहां पर रहेंगी उसको मैं ठीक करूंगा। ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है, क्योंकि टाइपिस्ट होते हैं, छोटी मोटी टाइपिंग वो मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको ठीक करना मेरा काम है। आप लोग बस देखते जाइएगा। तो ओ सर्कल का सेंटर है, ए बी डायमीटर है। डायमीटर को सबसे बड़ी कॉर्ड भी हम बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी जो ये क्लास है वो सर्कल की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आपके पास दोस्तों एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ए बी अगर एक जीवा है, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही। लेकिन सेंटर से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर लंब है, तो ए एम और एम बी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि जो लंबाई ए एम की होगी वही लंबाई एम बी की होगी। तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर जीवा पर उसको 2 बराबर भागों में बांटता है।
बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल तसल्ली पूर्वक आप लोगों ने जो भी आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, जैसा भी यूज कर रहे हैं, इस वीडियो को देखते जाइएगा। हर एक चीज को बहुत वेल एक्सप्लेनेशन में आपको देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ये है। और इस वीडियो को बनाते टाइम एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हर एक स्टूडेंट को अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगनर है और जिनको बहुत सारी चीजें आती भी हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। आगे आने वाले जो कुछ बीच में प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी रहेंगी जिसमें आपका पेन भी नहीं हिलेगा अगर आप लोग उस प्रॉपर्टी को नहीं जानते होंगे। तो देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ए बी सीकेंट पासिस थ्रू द पॉइंट। सीकेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को काटती हुई जाती है। सीकेंट का मतलब होता है प्रतिच्छेदक रेखा भी बोलते हैं इसको। किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को काटती हुई जा रही है तो उसको सीकेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को छूती हुई जाती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का डिस्कशन मैं स्पेशल आप लोगों के सामने आगे करूंगा, क्योंकि टेंजेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर स्पेशल आपके ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पी क्यू क्या हो गया? पी क्यू एक टेंजेंट हो गया, पी क्यू एक टेंजेंट हो गया। और ए बी क्या हो गया? ए बी एक सीकेंट हो गया। आपको डिफरेंस समझ में आ गया सीकेंट के बीच में और टेंजेंट के बीच में? सीकेंट होती है प्रतिच्छेदक रेखा, यानी कि जो सर्कल को काटती हुई जाती है, और सीकेंट होती है जो सर्कल को टच करती हुई जाती है। सीकेंट की और क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनको मैं आगे आने वाले समय में अभी इसी क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल बाउंड्री और कर्वेचर ऑफ सर्कल इज सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्कल के बाहर बाहर की जो परिधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और सर्कमफेरेंस होता है सर 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और 2 आर की जगह अगर आप डी लिखेंगे, 2 आर की जगह अगर आप डी लिखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं पाई इंटू डी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पाई इंटू डी। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर और पाई डी के बराबर होता है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो सर्कल में आप लोगों को जाननी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर सर्कल के अंदर अगर उसके सेंटर से, सर्कल के अंदर अगर उसके सेंटर से दो आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन खींची जाती हैं जो कुछ ना कुछ एंगल बना रही हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर या लाइन सेगमेंट, जो सर्कल के एरिया का कुछ पार्ट कवर करती है। तो ओ से लेकर ओ की बात करें, ए की, तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। तो ये जो ए बी होता है इसको हम बोलते हैं आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप। आर्क का मतलब होता है चाप। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की चाप होती है, एक होती है दीर्घ चाप, एक होती है लघु चाप। एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। तो यहां पर लिखा हुआ है कि माइनर सेक्टर जो है वो ए एन बी है, मतलब छोटा सेक्टर जो है ए एन बी, ये माइनर सेक्टर है। और बाहर वाला जो सेक्टर बचा है ये मेजर सेक्टर होता है। एंगल के साथ कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं जिनको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वाली स्लाइड में सिर्फ यही आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। तो माइनर और मेजर सेक्टर में आप लोगों को ये पहचानना होता है। आगे बढ़ाते हैं। अब इसी सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है कि जो शेडेड पार्ट है वो आपका माइनर सेक्टर है और जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर है। अगर आप लोगों को यहां पर जो एल होता है, मैं आपको बता देता हूं कि एल होता है ये लेंथ ऑफ द आर्क और आर होता है सर्कल की रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है जो शेडेड पार्ट है, तो इसके लिए ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके रिस्पेक्ट में पूरे 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में, पूरे 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको यहीं पर लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्क, जिसको हम सर्कमफेरेंस यानी सी भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसकी? आर्क की, आर्क की सर्कमफेरेंस, तो वो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के बराबर होगा। तो आपको याद ऐसे रखना है कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क बोल रहा है तो 2 पाई आर, अगर एरिया बोल रहा है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों ही कंसेप्ट से, जैसे ये हमारा एरिया होता है, ठीक है, और ये हमारा लेंथ ऑफ द आर्क होती है, लेंथ ऑफ द आर्क को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ये मिलेगी जो 1/2 एल इंटू आर होता है, यानी कि 1/2 रेडियस गुणा में इसकी चाप की लंबाई। और आपको पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो दो ही चीजों से बनता है, एक तो रेडियस और साथ में इस एल से। तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 1/2 एल इंटू आर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से मिलते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिल्कुल बेसिक तरीके से
हर एक उस चीज पे काम किया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस क्लास को बनाने में काफी दिन मुझे लग गए हैं, काफी समय नहीं, काफी दिन मुझे लगे हैं, ताकि मैं हर एक प्रॉपर्टी को सिस्टमेटिक वे से अरेंज करके आपको बेटर से बेटर वो कंटेंट दे पाऊं जिस कंटेंट की स्टूडेंट को सच में नीड होती है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर सही स्ट्रेटेजी से, सही रणनीति से पढ़ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो यही मेरी कोशिश है और मेरी जो पूरी की पूरी उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप लोग इस सेशन को देखने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और अपने इस ज्योमेट्री का जो फोबिया है इसको प्यार में बदल देंगे। ठीक है, देखो ए बी क्या है? ए बी एक कॉर्ड है। सबसे पहले समझना कि ए बी क्या है। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक जीवा है। कुछ चीजें लिख के समझानी पड़ती हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं है। ए बी एक जीवा है, और जीवा जो होती है, अगर एक जीवा सर्कल के सेम साइड पर एंगल बना रही है, लेट सपोज ये पॉइंट सी है, यहां पर एक एंगल बनाया, लेट सपोज एक पॉइंट डी है, यहां पर एक एंगल बनाया और एक एंगल यहां पर बनाया, मतलब एक कॉर्ड, एक जीवा सर्कल के सेम साइड पर जितने भी एंगल बनाएगी, ऑल एंगल्स, वो सभी एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी कि अ कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल सेम साइड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सेम साइड पर जो कॉर्ड होती है वो हमेशा इक्वल एंगल बनाती है। अगर मेरे दोस्तों आप बी ए बी से अगर नीचे की तरफ एंगल बनाए यहां पर, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। लेट सपोज दिस एंगल इज फाई, तो ये एंगल भी फाई होगा। ठीक है, यानी कि अगर कॉर्ड से सेम साइड पर एंगल बनेंगे तो ये एंगल बराबर होंगे। लेकिन इसी में मैं आपको एक चीज यहीं पर डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से बातों को समझ पाएं। क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना, वो जब खुद से हम बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। दोस्तों ए बी कॉर्ड है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक ऐसी लंबाई, इसको सी डी बोल देता हूं मैं, लेकिन इस बार ये जो सी डी है, जो सी डी है वो आपकी क्या है? डायमीटर है, यानी कि व्यास है। अगर ये एक डायमीटर हुआ तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है, भाई सीधी सी बात है। तो सर्कल का सेंटर ये होगा। अब अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड बनाएगी हमेशा इक्वल एंगल, लेकिन अगर डायमीटर होता है तो डायमीटर फिक्स एंगल बनाती है, और ये बनाती है 90 डिग्री का। यानी कि ये सर्कल पर कहीं पर भी एंगल जब बनाएगी, किसी भी पॉइंट पर जब एंगल बनाएगी या नीचे भी बनाएगी, तो वो एंगल हमेशा कितने होंगे? वो हमेशा एंगल आपके पास 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है, यानी कि जो व्यास होता है, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन जो कॉर्ड यानी कि जो जीवा होती है वो हमेशा इक्वल एंगल बनाती है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर जो हमारी है वो है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फिगर होता है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर बना होता है, लेकिन सारी की सारी जो उसके वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल को टच करते हैं। सर्कल को टच करने चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी फिगर है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा आपके पास। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, एक बात फिर दोबारा ध्यान रखना, बीच बीच में मैं रिपीट करता रहूंगा। इस वीडियो को बनाते टाइम मैं ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, और फ्रेश स्टूडेंट और जो स्टूडेंट टीचिंग क्वालिटी को समझता है, दोनों ही इस चीज को समझ के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तसल्ली पूर्वक देखना है आप लोगों ने। ठीक है, और जिनको बहुत कुछ आता भी है, आगे इस वीडियो में डेफिनेटली आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपने बहुत रेयर देखी होंगी या शायद देखी ही ना हो, और वो एग्जाम में आती हैं। आपको फिगर देख के समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा फिगर तो दिखता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते हम लोग। तो इसलिए बीच बीच में आपको बतानी जरूरी होगी। दोस्तों जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल सी और एंगल ए, इसका सम 180 डिग्री होता है, और एंगल डी और एंगल बी, इसका सम भी 180 डिग्री होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके बाद आप देखेंगे सर ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसका नाम ए बी सी और डी मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर एंगल 2 और एंगल 4 का सम 180 होगा,
अगर एंगल 2 इस 4 को बनाने के लिए इन दोनों का सम अगर 180 है, तो जितना एंगल ये 2 है ना, उतना ही यहां पर भी एंगल 2 बनेगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इनके अपोजिट बराबर होते हैं। मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये एंगल 20 है, लेट सपोज, बहुत छोटा एंगल मैंने माना है, तो ये एंगल 160 होगा। अगर ये 160 है तो बाहर BC बनेगा ना, तो इसलिए ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये 3 है तो ये 1 है, तो ये 3 जो होगा ये इसके बराबर होगा, ये जो 1 है ये इसके बराबर होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए, AB बराबर CD के है। अगर मान लो दो ऐसी जीवाएं हैं, तो ऐसी कोण है जो बराबर हैं, जैसे AB बराबर CD के है, और यहां पर आपके पास O इसका सेंटर है, तो अगर इनके सेंटर को आप मिलाओगे ऐसे करके, अगर दो कोण बराबर हैं, तो जितना एंगल AOB है उतना ही एंगल COD बनता है। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है? इक्वल कोड सबस्टेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स जो हैं वो हमेशा सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर ही कोण बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते जाइएगा। जो जो चीज़ आपको पता है वो अपने माइंड में रखिएगा, और जो चीज़ नहीं पता है तुरंत वीडियो को वहीं स्टॉप करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना, तभी इस सेशन का बेनिफिट मिल पाएगा बढ़िया तरीके से। बिल्कुल एकदम ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। AB बराबर CD के है, अगर AB बराबर CD के है तो ये सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस ON और OM क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ON बराबर में OM के होगा। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये आपको पता है, सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं सर ये दोनों साइडें भी बराबर बराबर होंगी और ये दोनों साइडें भी बराबर बराबर होंगी। क्वेश्चन जनरेट होते हैं यहीं से, और यहीं से आप लोगों को चीजों को समझना है। ठीक है, आगे इस पर और क्या चर्चा रहेगी वो मैं आगे आने वाले फिगर्स में समझाऊंगा। ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा बन सकता है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर सकता है। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है संरेख बिंदु, जो एक ही बिंदु पर एक ही लाइन पर होते हैं। तो सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहां से इस चीज को मैंने यहाँ पर उठा के रखा हुआ है। ठीक है, संरेख बिंदु कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट को, कोलिनियर पॉइंट को। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ABCD एक ट्रिपेजियम है। ABCD साइक्लिक ट्रिपेजियम, देन इट मस्ट बी आइसोसेलेस एंड डायगोनल मस्ट बी इक्वल इफ AB पैरेलल टू CD। ठीक है, और BC पैरेलल टू AC। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रिपेजियम क्या होता है? ट्रिपेजियम होता है समलम चतुर्भुज। ट्रिपेजियम होता है समलम चतुर्भुज, तो यानी कि समलम चतुर्भुज का फिगर वैसे तो एक्चुअल में ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाहर अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह भी काम कर रहा है ये। अगर आपने बोला सर ये हो गया AB और CD, मैं इस फिगर को दोबारा इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं कि एक्चुअल में चीजें क्या बोलना चाह रहा है। देखो, अब ये कह रहा है कि सर इस केस में अगर ABCD के पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, क्योंकि ये तो नॉन पैरेलल साइड होती है। नॉन पैरेलल का मतलब असमांतर आगे जाके कट जाएंगी। तो इस केस में आपको बोला गया कि सर अगर ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम इट मस्ट बी आइसोसेलेस एंड डायगोनल मस्ट बी इक्वल। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से दोस्तों। अगर आपके पास ये दो साइडें पैरेलल हैं, ठीक है, तो ट्रिपेजियम, यहां पर ट्रिपेजियम नाम बोला गया। अगर आप इस बात को समझिएगा, अगर ये आइसोसेलेस हुआ यानी कि अगर ये समद्वि बाहु हुआ तो ये दोनों साइडें तो कभी बराबर नहीं हो सकती, यानी कि इक्वल साइड होगी ये वाली। और अगर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है तो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम के डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं। एसएससी सीपीओ के अंदर ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था, उसके बाद एसएससी सीडीएस और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स रेलवे वगैरह में भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एक ट्रिपेजियम है और एक ट्रिपेजियम जरूर, अच्छा उस केस में ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि उसके बाहर सर्कल भी बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई ट्रिपेजियम है और ट्रिपेजियम के डायगोनल्स इक्वल हैं
डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो एक आइसोसलेस होता है। इसको वाइस वर्सा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही बात ऊपर लिखी गई है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है आपको। आगे बढ़ाते हैं। देखो, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी एसी एसी इंटू बीडी डायगोनल का प्रोडक्ट, एसी इंटू बीडी डायगोनल का प्रोडक्ट इंटू में एबी इंटू सी डी प्लस बीसी इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। याद रखने का तरीका क्या रहेगा, आपको दिख रहा होगा कि दोनों डायगोनलों का प्रोडक्ट जो होगा वो अपोजिट साइड के प्रोडक्ट और सम के बराबर होता है, यानी कि ए बी इंटू सी डी बराबर ए बी इंटू सी डी प्लस में बी सी इंटू डी है, ठीक है जी। डायगोनलों का प्रोडक्ट बराबर में अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम। हो सकता है कि यहां पर आपको 5 या 6 चीजें आपके पास दिख रही हो, 2 4 6, 6 में से आपको 4 चीजें पता हो, 2 चीजों को रेशो पूछ रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि 5 चीजें पता हो, एक वैल्यू आपको पूछी जा रही हो, ठीक है। ये वाली फिगर भी आप लोगों ने कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर एज अ फॉर्मूला देखी होगी और एज अ क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा कि सर अगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ये कटता है बिंदु एक्स पर और ये सर्कल को काटता है इसके वाई पर। तो प्रॉपर्टी होती है ए एक्स इंटू ए वाई बराबर में किसी भी साइड का स्क्वायर कर दो आप चाहे ए बी का स्क्वायर करें, आप चाहे बी सी का स्क्वायर करें क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आप चाहे ए सी का स्क्वायर करें, ठीक है। तो किसी का भी स्क्वायर करेंगे इस प्रॉपर्टी को वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल की बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी के बाद इस क्लास को आगे की तरफ ले जाते हैं, जो कि सर्कल का टेंजेंट होता है। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। जो टेंजेंट होती है वो होती है स्पर्श रेखा। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, ऐसे ही लिखते होंगे शायद, स्पर्श रेखा, ठीक है। हिंदी वीक इसलिए हो गई है क्योंकि आफ्टर 10th क्लास कभी हिंदी लिखने का या हिंदी का एक कंप्लीट पेज लिखने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि स्कूलिंग तो हमारी हिंदी मीडियम से ही हुई है, लेकिन 11th क्लास में जाने के बाद इंग्लिश मीडियम और उसके बाद कॉलेज सारा का सारा इंग्लिश हो गया, और उसके बाद काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए हिंदी बहुत कम लिखते हैं, दैट्स वाई। लेकिन टर्म्स सारी पता है, ऐसा नहीं कि टर्म्स भूल जाएंगे। टेंजेंट को हमने हिंदी में ही पढ़ा है, स्पर्श रेखा, ठीक है, तो इसलिए स्पर्श रेखा पता है। वैसे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऐसा भी होता होगा, शायद देख लेना आप लोग, हाँ ऐसा ही होता होगा ना, स्पर्श स्पर्श हाँ रेखा, ठीक है। चलो, तो सर सर्कल के अंदर जो स्पर्श रेखा होती है यानी कि टेंजेंट होती है, वो सर्कल के टेंजेंट के साथ जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये स्पर्श रेखा मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, अब मुझे याद भी आ रहा है, ठीक है। चलो, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, यानी कि टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंट जो होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आइए आगे बढ़ाते हैं। अगली जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है कि अगर मान लो एक सर्कल पर एक बाह्य बिंदु P है, अगर मैं P से A पर एक बिंदु स्पर्श रेखा डालता हूं और P से B पर डालता हूं, तो बाहर से खींचा गया यानी कि किसी भी सर्कल पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से खींची गई टेंजेंट हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। आपको पहली बात तो ये समझनी है, इसीलिए यहां पर मेरे दोस्तों ये लाइन आपके पास लिखी हुई है। उसके बाद यहां पर ये सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर के साथ टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसी प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसी के अंदर, हालांकि फिगर आ गए लेकिन मैं यहां पर स्पेस अच्छा खासा है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये दिख रहा है कि सर ये पी ए ओ बी, पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं इसकी, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का। तो ये बात फिक्स है कि सर ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, 180 बन गया, यानी कि जो एंगल पी और एंगल ओ है, जो एंगल पी और एंगल ओ है, इसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है।
ठीक है, क्योंकि सम 180 इन दोनों का बनेगा और ये भी 180 है, तभी 360 सेटिस्फाई होगा। आगे वाली बात बोलते हैं कि अगर ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर बनता है। इस कोण को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इसी तरीके से ये वाला एंगल भी आपका इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई होगा। ठीक है, तो यहां से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर ही मैंने कुछ चीजें डिस्कस कर दी हैं। होप आप लोगों को ये टेंजेंट का पॉइंट समझ में आया होगा। अब ये देखो, ये वही कहानी है, ये वही कहानी है। आपको बोला गया ओ सर्कल का सेंटर है, ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करने को आपको मिलेंगी, और वो क्या रहेगी सबसे पहले देखोगे। सर ये जो है ना आपके पास ए पी बी क्यू, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद अगर आप ये बोलते हैं कि सर ये एक्चुअली ना ये लाइन जो है ना, ये लाइन ऐसे नहीं है, लाइन बिल्कुल इसके टेंजेंट है, ये इसको ये मैं समझना कि ये बाहर से ये टेंजेंट मानो उसको आप लोग, ये टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। देखो अगर मैं इस एंगल को लेट सपोर्ट 2 थीटा मानता हूं तो ये 180 माइनस 2 थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अभी मैंने आपको बताया दोनों का सम 180 होता है, तो ये 2 थीटा माइनस में लिखा हुआ है हमने, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि सर अगर ये आपके पास 180 माइनस 2 थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल बन जाएगा 90 प्लस थीटा। कैसे? कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, तो ये बनेगा 90 प्लस थीटा। अगर ये 90 प्लस थीटा है तो सामने वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये माइनस थीटा से लिखा था कि माइनस थीटा से माइनस थीटा करके 90 90 180 बने। तो मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सारा याद नहीं रखना आपने। ये सिर्फ मैं उस फिगर के जरिए कुछ चीजों को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था कि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये सारी कहानी बताई थी, यही कहानी वहां पर एप्लीकेबल हो रही है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वही लग रही है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ 2 थीटा क्यों माना। अगर मैं यहाँ थीटा मानता तो यहाँ 180 माइनस थीटा मानना पड़ता, और अगर यहाँ 180 माइनस थीटा मानता तो यहाँ 90 प्लस थीटा बाई 2 रखना पड़ता, और थीटा बाई 2 देखकर थोड़ी सी हालत खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने 2 थीटा के अकॉर्डिंग फिगर को बनाया है। आइए, टी ओ पी और एंगल टी ओ क्यू, टी ओ पी और टी ओ क्यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो बराबर बराबर होंगे, और ये एंगल भी बराबर बराबर होते हैं। यही कहानी यहाँ बोली गई है, यही कहानी यहाँ बोली गई है। और ये ट्रायंगल सिमिलर क्यों है ये भी समझ लो। भाई ट्रायंगल की वीडियो आपने देखी होगी, सिमिलरिटी का तरीका क्या होता है। सर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, जितना एंगल इस ट्रायंगल में बन रहा है नीचे वाले में, उतना ही एंगल ये बन रहा है, जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला है। तो क्या कहानी हुई? कहानी हुई कि जब तीनों ही एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, है ना दोस्तों? क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, ये तिगड़मबाजी यही चीज है जो मैंने अभी पीछे आपके साथ डिस्कस किया। डायग्राम को देख के घबराना नहीं है आप लोगों ने। देखो अगर दोस्तों आपके पास इस फिगर के अंदर, मैं आपको इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ करके समझाऊंगा कि ये फिगर क्या कहना चाहता है आपको। देखो आपको मेरी साथ साथ चीजों को समझना है, तो आपको ये फिगर समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला कि ये बिंदु P है, ये A है और ये B है, और यहां पर मैंने सर्कल का सेंटर O माना है। ठीक है जी, और AB जो है वो हमारी एक क्या बन गई है? कॉर्ड, यानी कि डायमीटर बन गई है, सॉरी जीवा बन गई है। ठीक है जी, जीवा बन गई है। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि सर जितना आपके पास ये वाला एंगल है उतना ही एंगल ये बनेगा? आप बोलेंगे जी सर। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2x। ये एंगल जो होगा ये होगा 180 माइनस 2x, है ना? क्योंकि तीनों इस ट्रायंगल का सम 180 होगा। अगर ये 180 माइनस में 2x है, अगर ये एंगल 180 माइनस में 2x है,
तो ये एंगल कितना बनेगा ये बताइए। आपको पता है कि सर इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो ये एंगल बनेगा पूरा का पूरा 2x, ये पूरा एंगल 2x बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर से इसको मिला दूं, अगर मैं इसके सेंटर को इससे मिला दूं, तो ये एंगल भी x हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा। एक्चुअल में पता है क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जितना एंगल ये x होता है ना, उतना ही एंगल ये वाला होता है। देखो यहां पर इसने कहानी कुछ अलग लिखी है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा। क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसको 90 माइनस थीटा मानूं या x मानूं, मेरे को अपने कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एंगल जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो x की फॉर्म में थोड़ा ना आएगा दोस्तों, वो तो किसी ना किसी एंगल की फॉर्म में आएगा। चलो ठीक है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर सर ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस में x, क्योंकि टेंजेंट के साथ ये पूरा एंगल 90 बनता है, तो ये 90 माइनस एक्स बचेगा, तो ये एंगल भी 90 माइनस, क्योंकि सर्कल के रेडियस के साथ पूरा एंगल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एंगल है ना ये वाला एंगल 90 होगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्लैक पोर्शन 90 होगा। लेकिन ये अगर एंगल एक्स है, तो अंदर वाला एंगल 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स। आई थिंक मुझे लगता है कि इस फिगर पर अगर जिंदगी में कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर ट्रैंगल भी आपके सिमिलर ट्रैंगल जाते हैं। कैसे जाते हैं सर, इस वाले ट्रैंगल को देखोगे तो ये 90 माइनस का एक्स का एंगल है, ठीक है, 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, ये एक्स ये भी एक्स, यानी जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। आप जब हमसे रेगुलर जुड़ेंगे, हमारी क्लासेस को रेगुलर फॉलो करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी चुटकियों में उड़ाना स्टार्ट कर देंगे जब हम वैल्यू पे काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना बनता है, ठीक है। चलिए अगला फिगर आपके सामने, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी की सारी चीजें उसी के अंदर है कि बाहर वाला एंगल अगर 2 थीटा है तो अंदर वाला एंगल थीटा थीटा बचेगा, ठीक है। ये जस्ट अभी पीछे वाली फिगर में हमने काम किया है। बोलते बोलते भाई गला सूख जाता है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट भी करना है, इसलिए पानी पीना बीच में बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। एपीबी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एपीबी देखो भाई, एपीबी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ओपी, ओ से लेकर पी, ओ से लेकर पी क्या है 2r है, ओ से लेकर पी क्या है 2r है। आपको ये बात समझ में आ रही है, ओपी से ओ से लेकर पी 2r क्या है। पता है ऐसा क्यों बोला गया, देखो अगर दोस्तों ये सर्कल का रेडियस है तो ये r बनेगा, ये सर्कल का रेडियस है तो ये भी r बनेगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, ये 2r है, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला गया है जो ए पी बी है, ये आपके पास इस केस में क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है अगर ओ इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत अच्छे तरीके से समझा जाता है, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चली जाती है, ठीक है। तो एपीबी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा अगर ओपी इक्वल टू कितना है 2r है और ओ इसका सेंटर है, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने ट्रायंगल के अंदर भी पढ़ा था कि सर अगर किसी सर्कल के अंदर अगर आर्क पे एंगल थीटा है तो ये डबल एंगल बनता है। अगर ये इसका डायमीटर है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर आपके पास ए बी अगर यहां पर थीटा है तो ये बाहर वाला एंगल 2 थीटा बनता है, ठीक है। इस पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ रही होंगी। इस पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कि ये एंगल आपके पास 60 है, 60 है, तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे मिलाऊं, अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं तो ये कितना बनेगा, 120 बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों का सम कितना बनेगा 180, 180 बनेगा। अब अगर ये 180 है, सर अगर ये एंगल आपके पास कितना है, ये आपके पास कितना है जी, ये 120 है, तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 60। अगर ये 60 है तो बाहर वाला कितना होना चाहिए, बाहर वाला एंगल कितना बनेगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ए बी अगर मान लो ये 70 है तो ये बनेगा 110। अगर ये 110 है तो सेंटर पर एंगल अगर
अच्छा अच्छा, ओ सेंटर है कि नहीं है ये बात तो बोली नहीं गई है क्या? ए ओ बी टू थीटा इन ईच केस, ए ओ बी टू थीटा इन ईच केस। चलो एक बार देख लेते हैं, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। 55 है ये 55 बनेगा आधा, सेंटर पर एंगल, सॉरी आधा नहीं बनेगा यार, डबल बनेगा। एक मिनट रुको, हाँ 110 हो गया, तो ये बनेगा 220। अगर ये 220 है तो बाहर वाला एंगल 140 होना चाहिए, तभी तो सम 360 बनेगा। बिल्कुल बनेगा जी, वेरीफाई हो रही है प्रॉपर्टी। तो आपने देखा कि सर अगर ये थीटा है तो बाहर वाला एंगल 2 थीटा डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये 70 है तो ये 110 बनेगा 180 के लिए। अगर ये 110 है तो इसका डबल बनेगा 220, और अगर ये 220 है तो 360 कंप्लीट करने के लिए 140। तो ये प्रॉपर्टी आपके सामने, थोड़ा सा वेरीफाई मैंने कर दिया। और पिछले क्वेश्चन में गलती हुई थी क्योंकि हमने इसको आधा लिखा था जबकि वहां डबल होना था। आगे चलते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक बार देखिएगा क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी है। देखिए भाई एक बार फटाफट से। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ये आपको ये बताना चाह रही है कि अगर आपके पास दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यानी कि सीधी स्पर्श रेखा है, वो हमेशा यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आपको यहां बोली जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी सी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं, ये सारी की सारी चीजें टेंजेंट पर हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी और इसके लेग्स को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक सर्कल टच करते हैं, तो इस सर्कल का जो ए क्यू होगा, यानी कि ये जो आप ए क्यू की बात कर ले या आप एपी की बात कर ले, बात बराबर ही है, क्योंकि आपको पता है कि सर जितनी लेंथ ए क्यू की होगी उतनी लेंथ एपी की होगी। तो ये जो एपी होता है ये इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। यानी कि इस ट्रायंगल जो एबीसी ट्रायंगल है, इस जो एबीसी ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है जी, ये वाला पॉइंट। इसको सॉल्व करने का तरीका पता क्या होता है कि अगर मान लीजिए जितनी लाइन ये वाली होती है बी, मान लो लेट सपोज इसको कोई भी नाम दे दो आप ओ, उतनी लेंथ ये बीपी बनेगी, और जितनी लेंथ ये ओ से लेकर सी होगी उतनी लेंथ ये सी क्यू होती है, क्योंकि ये आपके पास सेम पॉइंट से टेंजेंट जा रही है। तो डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को याद रखने का तरीका होता है कि सर ये जो बाहर वाला जो टेंजेंट है वो ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है हमेशा, ठीक है। कई बार आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। अगला पॉइंट आपके पास है कि अगर किसी भी सर्कल साइक्लिक किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर एक सर्कल बना हुआ है, किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर सर्कल बना हुआ है, तो जो अपोजिट साइड्स होती है उनका सम रेस्ट ऑफ द टू साइड के सम के बराबर होता है। यानी कि विपरीत भुजाओं का योग अन्य दो विपरीत भुजाओं के योगों के बराबर होता है। ए बी प्लस में सी डी बराबर बी सी प्लस में डी ए। याद रखने का तरीका, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ न्यूमेरिकल टेंजेंट के ऊपर, वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि मैंने अब यहां पर कवर किए हुए हैं। देखो, पीबी इंटू पी ए, पीबी इंटू पी ए बराबर पीडी इंटू पीसी बराबर पीडी इंटू पीसी, ठीक है जी, बराबर पीडी इंटू पीसी। दोनों ही केस में आपके पास चाहे ऐसी फिगर हो या किसी भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को काट रही हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर एपी इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। ये दोनों ही फिगर एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड होती हैं, तो इन दोनों ही फिगर्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद अब क्या हुआ, इसमें दोनों ही लाइन पी ए बी और पी डी सी ये क्या है? एक सीकेंट है, यानी प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। और यहां पर भी आपके पास जो है इस फिगर में जो पी ए बी है ये तो प्रतिच्छेदक यानी सीकेंट है, लेकिन पी बी पी टी क्या है? एक टेंजेंट है। तो अगर एक टेंजेंट और एक सीकेंट हो तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। पी टी का स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए बोलो या पी ए इंटू पी बी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों पे तो समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही आता है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद
एक अगली जो टर्म है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी जो है, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास, एक ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास, दो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये बताने वाला हूँ और चौथी एक और बताने वाला हूँ। इन चारों पे तो मान के चलना कि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगा और डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं एक आसान सा डायग्राम बना के आपको चीजों को समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है। देखो, अगर आपके पास दो सर्कल है और इन दो सर्कल में एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, आप चाहे ऊपर से खींचे या नीचे से खींचे, ए बी और सी डी। अगर इस सर्कल का सेंटर मान लो ओ है और इस सर्कल का सेंटर ओ डैश है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, इन सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस डी है, चाप की लंबाई, सॉरी, टेंजेंट की लेंथ एल है, ऊपर से बोलो या नीचे से बोलो लेंथ हमेशा सेम होगी। इस सर्कल का रेडियस R1 और इस सर्कल का रेडियस R2। डायग्राम यही है बिल्कुल एज इट इज, आप देखोगे ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, डिस्टेंस डी है, ये आपको R दिख रहा है, ये भी आपको R1 R2 की फॉर्म में दिख रहा है, और MN एक कॉमन टेंजेंट है, या फिर आप यहां से भी बोल सकते हैं कि ये भी टेंजेंट, दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। डायग्राम को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझना क्या है कि ये जो आपके पास लेंथ होती है ए बी की या सी डी की, जो लेंथ होती है वो डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये डायग्राम ऐसा क्यों बना हुआ है। देखो, अगर आप सर्कल के सेंटर से बात करते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैं दूसरा कलर चेंज करता हूं। अब इस फिगर पे आइए, ये फिगर तो आपको समझ में आ गई है डायरेक्ट क्या है। ये सर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये रेडियस होगी आपके पास R2, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हो गया R1। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप बात करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में अगर आप बात करते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कैसे? ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये एंगल दोनों में कॉमन आ गया, दोनों एंगल चले गए, तो जितना एंगल आपके पास यहाँ बचेगा उतना ही एंगल आपके पास ये होता है। इसलिए दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होते हैं, और सिमिलर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये रेशियो आपको मिलता है। तो जब बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपके सीजीएल मेंस या सीएचएसएल के एग्जाम में जब आते हैं तो वो यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन जब आना होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को देख रहे हो, तो बाद में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है दोस्तों? ठीक है, सेशन को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुंचानी है, क्योंकि इस वीडियो को पर्पस बनाने का एक ही है कि उन सभी स्टूडेंट्स को जो क्लासेस ले सकते हैं या किसी वजह से क्लासेस नहीं ले सकते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक ले जाए। यही मेरी पहल है और यही मैं चाहता भी हूँ। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल तसल्लीपूर्वक और हर एक चीज़ को कवर करते हुए चीज़ें बनाई जा रही है। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है, एक होता है सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में अगर मैं बोलता हूं इस सर्कल का सेंटर लेट ओ डैश और इसका सेंटर ओ है, इसकी रेडियस आपके पास R1 है और इसकी रेडियस आपके पास R2 है। ठीक है, और ये इनके बीच में अब कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे बनती है जी? वो बनती है ऐसे, वो एक दूसरे को इस तरीके से टच करती हुई जाती है, ऐसे करके। आप यहां से खींचे या ऐसे खींचे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस डायग्राम में भी यही कहानी है, आप देखेंगे जी ये है। अगेन आप बोलेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर बनेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, और जितना आपके पास ये बनेगा उतना ही एंगल आपके पास ये भी जाएगा। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से इसमें अगेन ये वाला रेशियो R1/R2 का रेशियो आपको मिलता है इन साइडों के बराबर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर इसमें जो लेंथ होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, आपने अगर इसको P माना, इसको A माना, इसको L माना, इसको B माना, तो PA और LB की लेंथ बराबर होगी। तो जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, वो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। इस बार प्लस होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ये प्लस साइन होता है बीच में। ठीक है, क्योंकि क्रॉस करती है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, और क्रॉस साइन जो होता है वो प्लस का बनता है, इसलिए यहाँ बीच में प्लस रहेगा। और स्ट्रेट लाइन में माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस रहता है, ये माइनस रहता है यहाँ पर, तो इधर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये दोनों पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत प्यारे लेवल पर आते हैं।
अब आइए थोड़ा सा और इस पर समझते हैं। जैसे कि इसमें ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सी डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेकिन ए से लेकर डी ट्रांसवर्स, सी से लेकर डी ट्रांसवर्स। इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। एक फिगर इस तरीके से जिसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी है, ठीक है। तो mn जो होता है, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा mn, यानी कि इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इनकी रेडियस से बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। R1 प्लस R2 जो है वो हमेशा इनकी रेडियस से बड़ा होता है। और इस पर आप लोगों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि सर अगर आपको बोला गया है कि ये भी आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है क्योंकि ये दोनों सर्कल को टच कर रही है, तो इस केस में जो mn होता है, इस केस में जो mn होता है यानी कि इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इन दोनों रेडियस के सम के बराबर होता है। तो यहां सम के बराबर होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हमेशा वो बड़ी होती है। आपको रेडियस का वैल्यू देके आपसे पूछ सकता है कि mn की वैल्यू क्या होगी, या आपको ऐसे भी बोल सकता है कि mn की वैल्यू पता होगी, एक रेडियस आपको पता होगा, दूसरा रेडियस आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेहतरीन लेवल पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके आपको उन क्वेश्चंस की तरफ ले जाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करते हैं। अब देखो, आपने बोला कि सर टेंजेंट ए बी और सी डी ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सिंपल अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके से ऊपर नीचे, तो जो mn की लेंथ होगी, जो mn होगा वो छोटा होता है R1 प्लस R2 से। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की केस में, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उस केस में जो लेंथ होती है सेंटर के बीच में वो हमेशा छोटी होती है उनकी रेडियस से। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस तरीके से 3, तो वो सम के बराबर होती है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है उनके रेडियस के सम पर। तो ये तीनों चीजें आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आइए दोस्तों, लेकिन अब इस तरीके का ध्यान रखिएगा, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और है और दोनों सर्कल में एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तभी खींची जा सकती है जब कोसेंट्रिक सर्कल हो। कोसेंट्रिक तो नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो बड़े वाले सर्कल छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। कोसेंट्रिक का मतलब तो होगा दोनों का सेंटर सेम हो गया है ना, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन इनमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तभी आ सकते हैं जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हों। अब आप बोलेंगे कि अंदर वाला सर्कल मान लीजिए इसका रेडियस R2 है और यहां पर आपको बोला गया कि सर ये R1 है, तो इस केस में जो टेंजेंट mn की लेंथ होती है, ठीक है, सॉरी, जो mn होगा mn, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है mn के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो mn के बीच में डिस्टेंस होता है वो हमेशा R1 माइनस R2 होता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट होगा आप लोगों को, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। अगर डीसीटी डायरेक्ट कॉमन R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, अगर मान लो R1 और R2 के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर ये टच कर रही है एक दूसरे को तो ये आपके पास 2R1 R2 प्रॉपर्टी की यूजफुल होता है। यानी कि जो AB की लेंथ होती है, ये जो AB की लेंथ होती है, जो AB होता है वो आपका 2 अंडर रूट R1 और R2 के बराबर होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, याद रखिएगा इसको। अगला आता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्वेश्चंस जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। इसका कैसे यूज होता है, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर अगर किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रही है, तो ये टेंजेंट जो सर्कल के साथ एंगल बनाती है ये वाला, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये वाला होता है, और जितना एंगल अल्फा यहां पर बन रहा है उतना ही एंगल ये बनता है। यानी कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट इस एंगल को और इस एंगल को बराबर करती है और ये वाले टेंजेंट इस एंगल और इस एंगल को बराबर करती है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है जी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो।
ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारा होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट करेंगे एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं क्लास को, कमेंट करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। पॉइंट ऑन अ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर्स। जैसे आपको पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट कैसे, अगर मान लो ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इस तरीके से एक टेंजेंट यहाँ आ सकती है, या 2 सर्कल एक्सटर्नली हैं तो ये टेंजेंट यहाँ से खींची जा सकती है। कई बार टेंजेंट की नंबरिंग भी आपसे पूछता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर ये इस सर्कल का सेंटर ओ है और ये इस सर्कल का सेंटर ओ डैश है, अगर ये एक दूसरे को काटते हैं पॉइंट ए और बी पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहे हैं तो वहां से जो ए बी है, जो ए बी है, ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि ओ डैश जो है इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर होता है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी में इसका यूज होता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली है कि अगर 2 सर्कल कांटेक्ट में होते हैं और टेंजेंट जो होती है वो हमेशा इन कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पर ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी रिपीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होगी तो कोई नहीं है। अब आइए यहां से, जो बच्चे स्पेशली एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सीजीएल को टारगेट करते हैं और सीएचएसएल को टारगेट करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। या फिर आप में से कोई बच्चा अगर सीडीएस का एग्जाम देता हो या कोई ऐसा एग्जाम देता हो जहां पर ज्योमेट्री का एक अच्छा खासा रोल होता है, तो अब यहां से जो स्लाइड स्टार्ट हो रही है, यानी कि 1 घंटे के बाद जो हमारा ये मामला चलने वाला है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। दोस्तों यहां पर 2 सर्कल हैं जो सिमेट्रिक हैं, यानी कि दोनों का रेडियस सेम है। इन दोनों सर्कल के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है ABCD, और इस स्क्वायर का इस सर्कल के साथ एक रिलेशन बनता है जो कि ड्राइव होता है। लेकिन ड्राइव हमारा काम एग्जाम में नहीं होता, इसलिए ये वीडियो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सर ये जो स्क्वायर की साइड होती है वो उस रेडियस का 2/5 होती है। आई थिंक यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल आप लोगों के जो कान है ना वो खड़े हो जाएंगे कि भाई इन चीज़ों को तो नोट करना बहुत जरूरी है। तो सिमेट्रिक सर्कल के बीच में बना स्क्वायर 2/5 होता है उस सर्कल की रेडियस के बराबर। आगे चलते हैं, ये देखो ऐसी फिगर देखी है आप लोगों ने, बिल्कुल देखी होगी। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपने बिल्कुल ऐसी फिगर को देखा होगा अपने कंपटीशन एग्जाम में। और जब ये पेपर में एकदम से आता है तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जाएगा। देखो ये रेडियस है R1, RA मान लो, ये रेडियस है RB, और ये रेडियस है RC। ये जो तीनों रेडियस हैं ये हमेशा जीपी की फॉर्म में दिखाई देंगी आपको, फिक्स पैटर्न है ये एग्जाम में आने का। तो RA RB RC इन जीपी, और जीपी का मतलब पता क्या होता है कि जो रेशियो आपका RB का RA के साथ होगा वही रेशियो आपका RC का RB के साथ होगा, क्योंकि यहां पर जो इनके रेशियोज होते हैं जीपी में A2/A1 और A3/A2 का रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो ये जीपी की फॉर्म होती है, और जब ये जीपी की फॉर्म होती है ना दोस्तों, तो RA इंटू RC, जो बीच वाली टर्म होती है वो ऐसे निकलती है। आपको दिख रहा है ना ये RB का मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो कोई बनता कैसे है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट ध्यान रखना है जी। तो बीच वाला जो सर्कल होता है वो बाकी के 2 सर्कल के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो तुम पेपर में फिर जब तुम्हें प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगी, यहाँ से टेंजेंट बनाओगे, इधर से बनाओगे, यहाँ से 90 बनाओगे, इधर खींचोगे, फिर अपना अपना दिमाग लगाते चलोगे, सर ये ट्रायंगल बन रहा है, तीनों में ये एंगल बराबर हैं, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी लगा लगा के क्वेश्चन में फंसते चले जाओगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने क्या है। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज आल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये प्रॉपर्टी
डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अगर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं तो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अगर एंगल बाइसेक्टर, ये डीएम, एओ, बीओ और सीएम, अगर ये एक दूसरे को कहीं अंदर काटेंगे तो इस तरीके से आपको एक क्वाड्रिलेटर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि मान लो ये वाला पॉइंट, पी वाला पॉइंट, एम वाला पॉइंट और एन वाला पॉइंट, पी एम एन ओ, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अगर बनेगा तो सर एंगल पी और एंगल एन, एंगल पी और एंगल एन का सम 180 होगा और एंगल ओ और एंगल एम इसका सम भी 180 होगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है, लिखा भी हुआ है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज आल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होता है ये देखो एसएससी के एग्जाम में सीएचएसएल और सीजीएल और एमटीएस और जितने भी सीडीएस वीडीएस के एग्जाम है, आपने एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा, पेपर में कई बार आता है। अगर AB की लेंथ 2 है, CD की लेंथ 2B है और ये इनका मीटिंग पॉइंट है G, जिसकी लेंथ C, GO से लेकर ये जो लेंथ है C है, तो आपको बताना होता है सर इस सर्कल का रेडियस क्या है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी है ये वाली। सॉल्यूशन करने का मेथड बहुत बड़ा होता है इसका, और सॉल्यूशन करने का मेथड क्या होता है जी, वो ये होता है कि AG इंटू GB, CG इंटू GD ये बराबर करते हैं, फिर एक लेंथ निकालते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं, फिर सर्कल के सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर डला है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बराबर, मतलब बहुत तिगड़मबाजी होती है पेपर में, लेकिन आता है, इसलिए डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है ये। क्वेश्चन देखिएगा, रबड़ बैंड आपने देखा होगा, या इस तरीके की फिगर एग्जाम में जब आती है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और उस ट्रायंगल के बाहर सेमी सर्कल जुड़े हुए हैं। इनकी रेडियस ये R1 R1, R2 R2, R3 R3 और बीच वाले का R। ठीक है जी, तो ये जो लेंथ है X, ये जो लेंथ है Z और ये जो लेंथ है Y, यहीं पर बनते हैं क्वेश्चन। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस 1 में R स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/z स्क्वायर डायरेक्ट लगाना है और डायरेक्ट ही एग्जाम में करना है। ये कंपटीशन एग्जाम है, इस कंपटीशन एग्जाम में स्टेप के नंबर नहीं है, इस कंपटीशन एग्जाम में स्टेप कम करने के नंबर होते हैं। जितना कम स्टेप लिखोगे उतना ही एग्जाम के अंदर बहुत तेजी से कर पाओगे, और जितना ज्यादा स्टेप लिखोगे उतना कंपटीशन एग्जाम के अंदर पीछे होते चले जाओगे। आइए, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में देखा होगा कि एक सर्कल, 3 सिमेट्रिक सर्कल देखे होंगे, और 3 सिमेट्रिक सर्कल जब होते हैं, सिमेट्रिक का मतलब समान त्रिज्या वाले, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। वो हम पढ़ाएंगे मेंसुरेशन में आपको, लेकिन अभी मैं सर्कल की वो सारी धुरंधर प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जो धुरंधर प्रॉपर्टी एग्जाम में आप लोगों को परेशान करती हैं। दोस्तों, अगर ये सर्कल का रेडियस A है तो ये भी A बनेगा, ये B है तो ये भी B बनेगा, ये C है तो ये भी C बनेगा। तो इस तरीके से जो बनने वाला ट्रायंगल होगा वो एक स्केलन ट्रायंगल होगा, एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। और अगर वो एक विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज बनाने पर आप लोगों ने बोलना कि सर अगर इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया तीनों जो रेडियस है उनका प्रोडक्ट प्लस में तीनों रेडियस का सम। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। ठीक है जी, क्लियर है। इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल का अगर तुम एरिया बनाने बैठोगे तो तुम हीरोस फॉर्मूला लगाओगे, तो हीरोस फॉर्मूले से अच्छा है कि इनकी रेडियस का इस्तेमाल करते हुए तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तीनों का सम एंड अंडर रूट के अंदर। मैंने कहा ना आप लोगों को कि ये जो सेशन आपके लिए बनाया गया है ये 8 से लेकर 9 किताबों का कलेक्शन है। आपको एक किताब के अंदर ये चीजें नहीं मिलने वाली है, इसलिए टीचर का ये काम होता है कि स्टूडेंट को वो कंटेंट प्रोवाइड करना जो कंटेंट उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसको डिफरेंट डिफरेंट बुक से ना जाना पड़े। इसलिए एक ऐसे कंटेंट आपको मिले जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और वो लिमिटेड टाइम में आप लोगों के सिलेक्शन की तरफ आपको तेजी से बढ़ाए। यही मेरी कोशिश है इस वीडियो को बनाने की। DE एक स्ट्रेट लाइन है AC पर। देखो
एक AC है और DE इस पे लाइन है। यहां पर आप देखेंगे सर BC है, इस पे स्ट्रेट लाइन M है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। देखो सर, जो कैपिटल आर है आपके पास, यानी बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, जो बड़े वाला, देखो छोटे वाले सर्कल का रेडियस तो आपको R दिख रहा है, ये वाली लेंथ आपके पास A है और ये वाली लेंथ आपके पास B है। तो सबसे पहले जो कैपिटल आर है वो इन तीनों में जो लेंथ दी गई है ABC प्लस में AB प्लस में R, उसके सम के बराबर है, यानी A प्लस B प्लस R के बराबर है। और जो स्मॉल r है वो अंडर रूट के अंदर 2AB है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, R स्मॉल क्या है, इन रेडियस, और कैपिटल R क्या है, सरकम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या। तो दो तीन चीजें तो हैं, एक A है, एक B है, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है। स्मॉल r का AB के साथ रिलेशन है 2 अंडर रूट AB, कैपिटल R का रिलेशन है तीनों का सम, और स्मॉल r और कैपिटल R आपको बता दिए गए कि इन रेडियस और सरकम रेडियस होते हैं। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में लिखी हुई? जैसा भी आपको फील होता है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोगों को इन सेशंस के बाद किसी और चीज की नीड होगी या नहीं होगी? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास एक ऑर्थो सेंटर है और एक इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का मतलब आपको पता है कि ट्रायंगल में पढ़ाया गया है, लंब केंद्र होता है, और इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र, है ना। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। जैसे कि आई इसका इन सेंटर है, आई इसका इन सेंटर है, और एम इसका ऑर्थो सेंटर है, इसलिए यहां पर परपेंडिकुलर भी आपको दिख रहा होगा। ये बी से लेकर एम, यानी कि अगर ऑर्थो सेंटर से पास हुआ है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और आई इसका क्या है, इन सेंटर है। तो सर एम ए, एम से लेकर ए पॉइंट, एम से लेकर बी पॉइंट, और एम से लेकर सी पॉइंट बराबर में 2 टाइम्स ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर विद सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। ठीक है, आइए आगे देखोगे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा। ओ इज द एक्स सेंटर, देखो ओ इसका सेंटर है, सीई की लंबाई एन यूनिट और बीडी की लंबाई एम यूनिट। ये दोनों टेंजेंट हैं, सीई भी टेंजेंट है और ये बीडी भी आपके पास टेंजेंट है। ये वैसे ई पॉइंट यहां पर होना चाहिए, वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, नहीं यहीं पर है। ठीक है, ये है आपके पास। तो सर डीई की जो लंबाई बनेगी ना, ये जो डीई की लंबाई है ये वाली, ये जो डीई की लंबाई है ये वाली, ये डीई की लंबाई जो होती है वो 2 अंडर रूट एम एन होती है, यानी दोनों टेंजेंट पर लंबाई का प्रोडक्ट इंटू 2 अंडर रूट एम एन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपको बता दिया गया 2/5 होता है। आइए जी, ये क्वेश्चन देखो। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बड़ा सर्कल और छोटे छोटे 3 सर्कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बड़ा सर्कल और छोटे छोटे 3 सर्कल, और तीनों सर्कल सिमेट्रिक हैं, इसीलिए इन तीनों की रेडियस आर 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 लिखी गई है। ट्रिपल आर है भाई, आपने देखी होगी ना मूवी ट्रिपल आर। तो सर ये जो ट्रिपल आर होते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल और बाहर इसके सेमी सर्कल, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन रहा है, इस तरीके से जो अंदर सर्कल बनेंगे, दिस वन, दिस वन और दिस वन, और ये यहाँ इसके ऑर्थो सेंटर से है ना, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होता है ये, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री बनता है, यहाँ से जो लाइन जाती है तीनों सर्कल को बराबर बराबर ले जाती है, तो बराबर बराबर 3 सर्कल फॉर्म होते हैं। कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है आप लोगों से, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सभी का चहीता और सभी का प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये फिगर आपने देखी होगी एसएससी के एग्जाम्स में, सीडीएस के एग्जाम्स में, ये वाली फिगर भी आप लोग देखी होगी, कई बार आप लोगों के एग्जाम में आती है ना। तो उन सभी फिगर को अब हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। आइए समझते हैं कि क्या कह रहा है। आपको देखो ये जो बड़े वाला सर्कल है ना, इसमें आपके पास ये बी यूनिट है और ये आपके पास ए यूनिट है, और 2 सिमेट्रिक सर्कल है जी आर। तो ये जो सिमेट्रिक सर्कल बनता है ना रेडियस आर, ये दोनों नीचे वाली रेडियस का, यानी इस वाले सेमी सर्कल का और इस वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस है उनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, ए बी अपॉन में ए प्लस बी। और ये जो लीफ होती है, ये जो लीफ का जो एरिया होता है ये वाला,
ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता था, 4/7 ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर एक लीफ जो है 4/7 ऑफ एक्स स्क्वायर का पोर्शन जनरेट करती है। ठीक है, बाकी मेंसुरेशन पार्ट में मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा, अभी डायरेक्ट ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी आपने पीछे देखा था कि अगर दो सर्कल हैं वो सिमेट्रिक रेडियस है तो उनके बीच में एक स्क्वायर बना हुआ था जो कि 2/5 था उस सर्कल के रेडियस के बराबर, क्योंकि वो दोनों सिमेट्रिक रेडियस थी। लेकिन अगर सिमेट्रिक रेडियस नहीं है तो रेडियस अलग अलग है, सिर्फ ये ए यूनिट ये बी यूनिट, तो इस बार सर्कल बन रहा है, बीच में सर्कल बन रहा है। और इस सर्कल का जो रिलेशन होता है रेडियस का, वो दोनों रेडियस के साथ होता है 1/√c बराबर 1/√a 1/√b। तीन सर्कल हैं, दो बड़े बड़े सर्कल अलग अलग रेडियस, बीच वाला सर्कल एक अलग रेडियस, तो 1 में बीच वाला सर्कल का रेडियस √c इज इक्वल टू 1/√b प्लस में 1/√a। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आपको काफी चीजें नई नई देखने को मिल रही होंगी। एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है और निस्वार्थ होकर अगर आपको इस तरीके की चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है मेरे दोस्तों, इस सेशन को लाइक करेंगे आप लोग। इससे पता लगेगा कि जितने बच्चों ने वीडियो देखा, कितने बच्चों को मेरा काम पसंद आया है। और दूसरा, मैक्सिमम नीडी लोगों तक, जो बच्चे किसी भी तरीके से क्लासेस नहीं ले पाते हैं या उनके एरिया में उस तरीके की टीचिंग क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाइएगा। ठीक है, और हमारे मैथ्स बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल जो है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, बाकी मर्जी आपकी है। अगर हमारा काम अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लासेस भी मिलेंगी, और अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी होगी तो वो भी कमेंट करके बता देना कि सर इस तरीके की चीजें और होनी चाहिए, है ना। चलो, RA RB RC एक्स रेडियस ऑफ द स्क्राइब सर्कल। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, सर ये RA है, ये RB है और ये RC है। सर्कल के सेंटर के साथ परपेंडिकुलर बनता है, सर्कल के सेंटर के साथ परपेंडिकुलर और सर्कल के सेंटर के साथ परपेंडिकुलर, कहीं भी बना लो इसको। तो सर सबसे पहले ये तो पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया या किसी भी सर्कल का इन रेडियस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर होता है, ये मैंने ट्रायंगल में आपको बताया था, ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है जी, इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जो 1 में RA 1 में RB 1 में RC जो है वो इन रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इन रेडियस के बराबर। तो 1 में RA 1 में RB और 1 में RC 1 में R के बराबर होगा, जहां पे R जो है वो इन रेडियस है। ठीक है जी, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर निकालना है, अगर इस ट्रायंगल जो ये इस तरीके से जो ट्रायंगल बना है, ये वाला इस तरीके से जो ये ट्रायंगल बना है, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट में जो इन रेडियस है उसको और तीनों रेडियस का मल्टीप्लाई, RA RB और RC, RA RB और RC, ये रखा। ठीक है, हायर लेवल पर इस तरीके की चीजें एग्जाम में जब आती हैं तो वही स्टूडेंट कर पाता है जिसको नॉलेज है। इस प्रॉपर्टी को देखिएगा, तीन सर्कल हैं जिनके रेडियस अलग अलग हैं और ये बाहर एक सर्कल से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको बोला गया सर ये R1 है, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास R3 है, और बाहर एक सर्कल बन रहा है और इन सर्कल के बीच में भी एक सर्कल है। तो दोस्तों जो बाहर सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कैपिटल R है, और ये जो कैपिटल R होता है वो 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस ये पूरे पर रूट है भाई, 1 में R1 R2 R2 R3 और R3 R1, ऐसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको बाहर वाले सर्कल का निकालना है रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, तो आप प्लस साइन का यूज करेंगे, ये जो +-2 लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो ये रहा माइनस, सॉरी माइनस लगाएंगे और प्लस लगाएंगे अंदर वाले सर्कल के लिए। अंदर वाला सर्कल कौन सा है जी? ये वाला छोटे वाले सर्कल लगा करना है, तो 1 में R1 1 में R2 1 में R3, छोटे वाले सर्कल के लिए तो क्या करेंगे, प्लस 1/R1 R2 R2 R3 R3 R1 अंडर रूट में। ठीक है जी, और अगर बाहर वाले सर्कल निकालने हैं तो माइनस साइन लगा के
2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में R1 R2 R, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, अच्छा ये जीपी वाला कंसेप्ट तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, आपने अगर वीडियो पूरा देखा हो तो। ये देखो भाई, एक ट्रायंगल है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट एबीसी। एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी जिसमें आपके पास 6 सर्कल हैं और 6 के 6 सर्कल का रेडियस अलग अलग है, लेकिन जो ए से लेकर डी है, बी से लेकर ई है और सी से लेकर एफ है, ये क्या है, ये आपके परपेंडिकुलर है, यानी कि एल्टीट्यूड है। और अगर आपको मैं बोलूं तो सर एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं ये ऑर्थो सेंटर होता है, ट्रायंगल और सर्कल की मिक्स पॉइंट है यहाँ आपके पास, है ना। तो इन सर्कल का रेडियस क्या होता है जी, तो सर जो एबीसी है, ये जो नीचे के नीचे ट्रायंगल है, ये वाले एबीसी और डीईएफ, इन सब का रेडियस का प्रोडक्ट, इन सब का रेडियस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसी फिगर्स के आंसर्स आपको पता ही है, तभी हो पाएंगे जब आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। प्रूफ करने का समय नहीं है, और स्टेप जितने कम होंगे उतना ही आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ओ इज द सेंटर, ये क्या है, ये जो बड़े वाला सेमी सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है, और अंदर वाला सर्कल एक वाई है और छोटे वाला सर्कल एक एक्स है, जिसके रेडियस इसका वाई है और इसका रेडियस एक्स है। अगर एक सेमी सर्कल के अंदर दो सर्कल बने हुए, एक बड़ा एक छोटा, तो जो रेशियो होता है बड़े वाले का 2 यूनिट और छोटे वाले का 1 यूनिट, यानी कि जो एक्स और वाई का रेशियो होगा ऑलवेज 1:2 का होगा। तो अगर एक रेडियस आपको पता है तो दूसरी रेडियस को निकालना बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस बात को जानते होंगे तो आप डायरेक्ट काम कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। 1 मिनट का वेट करिएगा, है ना, पानी डाल लेते हैं। देखो, एक सर्कल के अंदर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये भी फिगर काफी फेमस फिगर है, एबीसी और डीईएफ। ऊपर वाले सर्कल का साइड एक्स है, और सॉरी ए है, और नीचे वाले सर्कल की साइड को मैंने एक्स माना है। तो दोस्तों दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक सर्कल के अंदर, ऊपर वाले जो ट्रायंगल है उसकी साइड ए है और नीचे वाले ट्रायंगल की साइड एक्स है। तो जो एक्स होता है वो बाहर वाले ट्रायंगल का a/4√5 - 1 का फैक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड जबरदस्त प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल का मिक्स पार्ट है और एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त एंड गदर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, गदर मचाने वाला है ये क्या है, देखो एक पूरा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर दो सर्कल बने हुए सेम सेम, तो इसकी रेडियस भी r/2 और इसकी रेडियस भी r/2 होगी। कैसे होगी जी r/2, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलता हूं ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस r है, अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस r है तो सबसे बड़े दो सर्कल बन रहे हैं ये वाले और ये वाले, तो ये r/2 की फॉर्म में होंगे। उसके बाद अगर इन दोनों सर्कल के बीच में से एक ऐसा सर्कल बन रहा है जो इनके कॉमन टेंजेंट के अंदर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है या डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो सर्कल बनता है ये हमेशा r/3 होता है। इस फिगर को याद रख लेना आप लोग, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसके अंदर 5 से लेकर 7 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये r/3 होता है, और ये जो ऊपर बनता है ये हमेशा r/4 होता है। ठीक है जी, ये r/2 r/2, ये r/3, ये ऊपर r/4, और जो सबसे छोटा बचा है वो r/6 होता है। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ठीक से, लेकिन मैं लिख के दिखाता हूँ, ये r/6 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको जैसे आपको बोल दिया गया कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपको बोला गया कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको बोला कि ये सर्कल की बताइए, तो ये आपको डायरेक्ट बताना है आपको r/3 हो। ठीक है, अगर यहाँ पर एक सर्कल बना दिया गया है तो ये आपके पास कितना होगा r/4। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक सर्कल इस तरीके से है या फिर इस तरीके से सर्कल बन रहा है जो वहाँ पर बन रहा है, तो ये दोनों सर्कल जो होंगे वो r/2 होंगे। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक फिगर के अकॉर्डिंग
कांस्टेंट वैल्यू होती है और कैपिटल आर जो होता है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होता है। देखिएगा अगला पॉइंट देखो, एक सेमी सर्कल है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इन अ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इन अ फुल सर्कल। दो चीजें होती हैं सेमी सर्कल के अंदर। अब देखो इनको ना प्रूफ भी करते हैं एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबको पता होगा कि सर स्क्वायर के अंदर बने सर्कल का रेडियस डायगोनल का हाफ होता है, और इसको निकालने के लिए सर यहां से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं। ये साइड हमारी अगर पूरी ए है तो ये a/2 होती है, और इस तरीके से ये a होता है, तो यहाँ से फिर हम रेडियस तिगड़मबाजी करके निकाल रहे होते हैं, है ना। मतलब पेपर में इस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि डेफिनेटली डायरेक्टली जो डायरेक्ट रिजल्ट आपके एग्जाम में आते हैं उनको आप लोग डायरेक्ट ध्यान रख पाए। तो बड़े वाले सर्कल और मतलब एक स्क्वायर अगर पूरे कंप्लीट सर्कल के अंदर बना हुआ है, और एक स्क्वायर अगर एक सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो जो सेमी सर्कल है वो छोटा बनेगा स्क्वायर, है ना, यानी कि उसका जो एरिया होगा वो छोटा होगा। जो पूरे वाले के अंदर बन रहा है वो बड़ा होगा। तो रेशियो 2:5 का होता है। ये 2:5 को ध्यान रखना आप लोग, छोटे वाले के लिए 2, बड़े वाले के लिए 5। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये देखिएगा, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, तो इनके बीच में जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड बनती है एक तरीके से, या बोलते हैं पी क्यू, इनके बीच में कॉमन एक लाइन सेगमेंट है, तो वो हमेशा पी क्यू बराबर √3r होता है। अगर दो सिमेट्रिक सर्कल हैं तो, दो अगर सिमेट्रिक सर्कल हैं तो सिमेट्रिक सर्कल के केस में हमेशा √3r की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। ठीक है, इसलिए r लिखा हुआ है। ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल। अब देखो ए और बी सेंटर ऑफ टू सर्कल है जिनकी रेडियस अलग अलग है। ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, और AP जो है, AP जो है परपेंडिकुलर है PB पर। AP जो है वो परपेंडिकुलर है PB पर, यानी कि 90 डिग्री है। तो PQ की लेंथ निकालने के लिए जो P और Q की लेंथ होगी, पूरे के पूरे PQ की लेंथ जो होगी वो 2r1 r2, और इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको लेते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने D लिख दिया है इसकी जगह। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिएगा, CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर, और अलग अलग जगह से तीनों को एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है। जैसे कि आपके पास दिख रहा है कि सर यहाँ पर एक ABCD एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर के अंदर आपको एक सर्कल तो ये दिख रहा है, एक सर्कल यहाँ पर है और एक सर्कल यहाँ पर है। ये R1, शायद फिगर ना दिख रही हो सीख से, R1 R2, और ये सबसे छोटा सर्कल R3 बोला है इसको मैं। तो जो स्क्वायर की साइड अगर A है, तो जो R1 होगा, जो सबसे बड़ा सर्कल है वो 3/8 होता है पूरी स्क्वायर की साइड का। जो R2 होता है जो साइड में बन रहा है वो a/6 होता है। जो R3 होता है वो आपका a/16 होता है। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। आप में से स्क्वायर की साइड देकर किसी भी सर्कल का एरिया, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर, या किसी भी दो सर्कल के एरिया का रेशो, या किसी भी दो सर्कल के पेरीमीटर का रेशो, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको R1 R2 और R3 की नॉलेज है तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को एग्जाम में समय पर और सही टाइम पर डील कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए एक ज्योमेट्री का कंप्लीट वीडियो, और इस वीडियो को बनाने में भले ही हमें यहाँ पर 1 घंटे 20 या 25 मिनट का समय लगा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मान के चलना कि मुझे कम से कम 7 से 8 दिन लगे इन सारी ही प्रॉपर्टी को एक साथ कलेक्ट करने में, सिस्टमेटिक वे से अरेंज करने में, और सारी चीज़ों को एक साथ डिलीवर करने में। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी टीचर की। देखो कोई भी टीचर अगर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, तो उनके काम को आप अप्रिशिएट करा करो एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों की ऑनलाइन जो फी होती है ना वो यही होती है कि आप रिवर्ट करें। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर इसके नीचे कमेंट करिएगा। तो मैंने 2 वीडियोस ट्रायंगल की और सर्कल की कंप्लीट आपको दे दिया, और इस तरीके की मेंसुरेशन का भी प्लान कर रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि एक ऐसा शेडेड एरिया और मेंसुरेशन की सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके हम लेके आते रहें। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और ये सारी वीडियोस सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो सर्कल की प्रॉपर्टी को कंप्लीट रिवाइज किया है, और ये वीडियो में जैसा मैंने आपको वादा किया था कि एक वीडियो में सर्कल की सारी प्रॉपर्टी हम खत्म करेंगे। अगर एक या दो कोई प्रॉपर्टी रह गई हो
हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो सारी ही चीज़ें आपको बता दी जाएं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक दो प्रॉपर्टी रह गई हो तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को कलेक्ट करते टाइम शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें निकल गई हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आप लोगों को कवर करके दूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सपोर्ट कर सकते हैं और नीडी लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।